तो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। इस टॉपिक में क्या है कि आपके पास सिस्टम इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनको सॉल्व करना है, आपको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। ठीक है। डिस्कशन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। हमें सिस्टम इक्वेशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है जो 2 वेरिएबल हो सकती हैं और 3 वेरिएबल हो सकती हैं। फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हमें उनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है। सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? आ सिस्टम इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर, यानी कि अगर कंसिस्टेंट फंक्शन हुआ, इक्वेशन हुई, तो उसका सॉल्यूशन वन भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है उसके। ठीक है। अब अगर सिस्टम इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। उसके लिए क्या है हमारे पास, देखिए क्या होगा अगर मान लो हमें इसमें थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज़ करते हुए आपको इन सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए क्या होगा, देखिए हमारे पास जैसे 2 वेरिएबल इक्वेशन होगी, जैसे मान लो इस फॉर्म में होगी, मान लो a1x b1y a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। इस तरह से मान लो हमारे पास इक्वेशन होगी, कोई भी इक्वेशन इस तरह से। अब हमें उसको किस तरह से मानना है, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और यहाँ पे है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। अब यहाँ देखिए a3x b3y और c3z इज इक्वल टू d3, इस तरह से। अब इसमें से क्या है, सबसे पहले हमारे पास इस तरह की इक्वेशन, या तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है हमारे पास होंगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या तो 2 वेरिएबल में होंगी या 3 वेरिएबल में होंगी। अब 2 वेरिएबल में मैट्रिक्स के इन्वर्स का यूज़ करना है, तो हमें इनमें से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, इनमें से इनको। तो हम क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट है, जैसे x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, z का कॉफिशिएंट, जो एक कॉफिशिएंट है उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी कि एक मैट्रिक्स हमने बना ली a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये मैट्रिक्स हमने बना ली। ठीक है। उसके बाद कुछ इसके एक वेरिएबल भी हैं इसमें, जैसे 3 वेरिएबल हैं x y z, तो उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। देखिए आप यहाँ देखिए इधर दिया हुआ है, जैसे ए मैट्रिक्स हमने इसको बना लिया। बी में एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स में क्या होगा कि x इज इक्वल टू वेरिएबल मैट्रिक्स हमने x y z, जितने वेरिएबल होंगे उनकी एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो ये d1 d2 d3 दे रखा है, एक मैट्रिक्स हम इनसे बना लेंगे d1 d2 d3 से, यानी कि d1 d2 और d3 से हमने एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है। जो मैट्रिक्स हमने कॉफिशिएंट से बनाई है उसको तो हम ए नाम दे देंगे, वो ए मैट्रिक्स है। जो वेरिएबल से बनाई है उसको हम एक्स नाम दे देंगे। ठीक है। इज इक्वल टू में जो मैट्रिक्स हमने d1 d2 d3 लिए उसको बी ले लेंगे, तो इस तरह से ये सिस्टम इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस तरह से क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स, यानी कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या है, केस नंबर फर्स्ट, इसका देखिए केस नंबर फर्स्ट में क्या कहता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था मैट्रिक्स में कि अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट निकालें अगर हम और 0 आ जाए, तो सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगी, नॉन सिंगुलर उसमें ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा इस केस में। ठीक है। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम ये देखेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें सिस्टम इक्वेशनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास इक्वेशन और सिस्टम इक्वेशन ये आई इज इक्वल टू बी। सॉल्व करने के लिए हमें इसको x इज इक्वल टू ए इनवर्स
की मल्टीप्लाई बी से करनी है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, जो वेरिएबल हमारे पास उनकी वैल्यू हम निकालेंगे इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। तो इसका यूज़ करेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेकिन इसको सिंपल ऐसे नहीं बना सकते। हमारे पास ये सिस्टम इक्वेशन तो ये आई है, अब क्या करेंगे हम इस ए को यहाँ नहीं ले जा सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो यहाँ जब हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अब ये इनवर्स हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स अगर ए होता है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो आपको इस सिस्टमिफिकेशन का यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ध्यान दीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से, ए इनवर्स निकालेंगे इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। लेकिन ये जब होगा जब क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन सिस्टमिफिकेशन कंसिस्टेंट होंगे। और कंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा। इस ए का डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो फिर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट के केस में ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट केस ये था, हमने इस इक्वेशन को बनाया। सेकंड केस इसका देखिए, सेकंड केस में हमारे पास है कि ये देखिए, सेकंड केस कहता है कि अगर मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर आ जाती है, सिंगुलर आ गई मैट्रिक्स, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, अ मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारे पास आ गई, उसका ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो के केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हम उस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको चेक करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है नहीं। अगर मान लो ये ए डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो फिर आपको फिर से चेक करना है कि एड जॉइंट ए की मल्टीप्लाई आपको बी से करनी है। फिर भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर ऐड जॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करें और जीरो आए तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इसने यही बताया। तो इसका यूज़ तो हम इस चैप्टर एक्सरसाइज में करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा जान लेते हैं। इसने कहा कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसने ऐड जॉइंट ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट सिस्टम इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये तब है जब हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है। तो हम एक स्टेप और करेंगे कि हम ऐड जॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर ऐड जॉइंट ए बी के से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है तो कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन। इसने कहा कि आइदर कॉन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी। इसका यूज़ तो हम क्वेश्चन में करेंगे नहीं। हम क्या है कि बस हमें ध्यान रखना है कि सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जैसे देखिए, इसी में थोड़ा समझाते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल नंबर ये है, सोल्व द सिस्टम इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है। इसमें से हमने कहा था कॉन्सिस्टेंट, जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, मान लो कॉफिशिएंट जो होंगे उनसे एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम, ए मैट्रिक्स। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कॉफिशिएंट क्या है। इसमें कॉफिशिएंट है ये, हमारे पास मैट्रिक्स है 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। ये हमारे पास सिस्टम इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू वेरिएबल। इसमें ए मैट्रिक्स हम क्या बनाएंगे, कॉफिशिएंट। इसके कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट जैसे 2 है, 5 है, 3 है और 2 है, ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी। एक्स मैट्रिक्स हम लेंगे वेरिएबल, वेरिएबल 2 हैं तो 2, बस ये एक्स मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स बन जाएगी इसके जो इसकी वैल्यू दे रखी है सिस्टम इक्वेशन के बाद 1 और 7। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में आप ये वैल्यू बना लेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या है, एक का डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो आपको पता है, 5, 3 और 2, 2 × 4, 5 3 × 15। डिटर्मिनेंट आया -11, नॉट इक्वल टू जीरो है बस। अब इस नॉट इक्वल टू जीरो की वजह से क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम इस पर उस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, x = a इनवर्स इंटू बी। बस अब इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। इस सिस्टम जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आया था, ये हमने इसको, तो अब इसका यूज़ करते हुए हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला, -11 आया, इनवर्स। अब हम सबसे पहले क्या है, हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है इसका, और x की वैल्यू निकालनी है तो पहले a इनवर्स निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, b से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएंगे, जैसे 3 - 1 आया तो इसमें x = 3 आ गया, y = -1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं,
इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया होगी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है फंक्शन कैसे चेक करेंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला जो है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम इक्वेशन। कंसिस्टेंसी चेक करनी है, इनकॉन्सिस्टेंट है फंक्शन या कॉन्सिस्टेंट है, बस केवल हमें इतना चेक करके बताना है और आगे इसको सॉल्व नहीं करना। अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या होगी इस केस में, 1, एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 2 और 3, ये मैट्रिक्स ए होगी। मैट्रिक्स एक्स हमारे पास एक्स वाई होगी और मैट्रिक्स बी हमारे पास 2 और 3 होगी, ठीक है। हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालें 1 2 2 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो -1 आया, नॉट = 0। अब -1 आया, नॉट = 0, तो इनवर्स जो होगा, देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट सो सिस्टम इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट, सो सिस्टम इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट। बस आपको यही बताना था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट = 0 आ गया तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है, और ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट भी होगा। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी यही साथ साथ देख लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 2x - y = 5 और यहाँ x + y = 4, इस तरह से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में यही है। अब यहाँ देखिए हम इसमें से ए मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, ए मैट्रिक्स 2 और -1 और 1 और 1। ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 और 4। ये देखिए इसमें हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट 2 -1 1 और 1। ए का डिटर्मिनेंट निकाला हमने तो 1 2 1 जा 2 और प्लस का 1, तो 3 आ गया, नॉट = 0। 3 नॉट = 0 है तो सिस्टम इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस है। इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सेम उसी तरह लिखेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट सो सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो सिस्टम इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ऐसे ही हम 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही मान लो 5। 3 क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, 3 को देखिए, ये समझ में आ गया हो तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें क्या है कि x + का 3y = 5, 2x + का 6y = 8, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन का सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि फंक्शन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अब ए मैट्रिक्स इसमें क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स 1 3 2 और 6, एक्स वाई के कोफिशिएंट ए मैट्रिक्स, वेरिएबल में एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स वाई, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 5 और 8, ये बी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 3 2 और 6। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 6 1 जा 6 और 6, तो ये देखिए यहाँ पे इस केस में देखते हैं अब क्या होगा, 0 आ गया। लेकिन अभी हम नहीं बता सकते कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर इस केस में देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो आपको 2 टाइप और अप्लाई करके देखनी है, यानी कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करनी है और फिर देखना है अगर नॉट = 0 आता है तो इनकॉन्सिस्टेंट और 0 आता है तो कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी। तो हम अगला स्टेप करेंगे, ये एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालते हैं ए का, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने पहले बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो कोफैक्टर निकालते हैं पहले, A11 हमारे पास क्या है इस मैट्रिक्स से, देखिए A11 6 है, A12 हमारे पास माइनस लग जाएगा क्योंकि हमने बताया था A12 हमारे पास माइनस का 2, A121 में ओड है तो माइनस आ जाएगा, -3। ये पहले ही हमने बताया था कि इनका देखिए कॉलम और रो का सम करके देख लिया करो कोफैक्टर में। अगर कोफैक्टर में इनका सम इवन आता है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर इवन नहीं आता है, ओड आता है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। तो A22, क्योंकि यहाँ देखिए मैट्रिक्स में ना 3 माइनस है ना 2, हमने कोफैक्टर निकाला तो ए भी ओड था, 1 और 2 का सम करें तो ओड हो जाएगा, 2 और 1 का सम करें ओड हो जाएगा। और A22 कौन सा एलिमेंट है, ये है, इस कॉलम को छोड़ दी इस रो को, तो 1 आ जाएगा 1। अब इस तरह से हम एडजॉइंट निकालें,
एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स बनी हमारे पास 6 -2 -3 और 1। इसका ये कोफैक्टर से आई मैट्रिक्स से जब हम कोफैक्टर निकाले तो मैट्रिक्स बनी ये बनी। इसका ट्रांसपोज अगर हम करते हैं 6 -2 -3 और 1, ये होता है एडजॉइंट, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हमारे इसकी मल्टीप्लाई बी से करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं, तो एडजॉइंट ए 6 -3 -2 और 1 आया। बी से इसकी मल्टीप्लाई 5 और 8 है, बी के कोफिशिएंट कितने हैं हमारे पास 5 और 8, इससे मल्टीप्लाई की बी से। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या आता है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। 3 8 ज़ा बीच में प्लस आता है माइनस का 24, 3 8 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, 8 1 ज़ा 8। तो हमें सॉल्व करने पर क्या पाते हैं इसमें से, मान लो इधर 6 आया और इधर हमारे पास क्या आया, इसमें माइनस का 2 था, सॉरी ये माइनस का 2, माइनस का ये है तो माइनस का 2 आया। अब यहाँ नॉट इज इक्वल टू 0 आया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नॉट इज इक्वल टू 0 आया। ये एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई जब हमने बी से की तो क्या आया, नॉट इज इक्वल टू 0 आया। तो अब इस केस में क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0 अगर एडजॉइंट पे आ गया तो इस केस में ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करें और वो अगर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है तो फंक्शन इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो क्या करेंगे कि गिवन फंक्शन आर इनकॉन्सिस्टेंट, तो हम इनकॉन्सिस्टेंट लिख देंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चनों से कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अगर 0 आता है तो आपको ये स्टेप और करके देखना पड़ेगा कि आपको एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है। अगर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है तो फंक्शन इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर एडजॉइंट की मल्टीप्लाई अगर बी से करें, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई और 0 आ जाता है तो इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। आपको ये लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है फंक्शन, कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। ये आपको इस केस नंबर सेकंड में ही था। अगर एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। तो पूरे चैप्टर में यही चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मान लो हमारे पास है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास x + y + z = 1 और 2x + 3y + 2z = 2 और ax + ay + 2az = 4। अब ये है कॉफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना लो, ए मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2 a 2a, ये मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड वो जितने वेरिएबल उससे बनती है। बी मैट्रिक्स और बना लो, बी मैट्रिक्स है 1 2 और 4, ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास। हमें ए पे देखिए, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या आता है ए का डिटर्मिनेंट, 1 1 1 2 3 2 ए और 2a, ए का डिटर्मिनेंट यह है। डिटर्मिनेंट हम इसका यहाँ निकालते हैं 1 बाहर, ये कॉलम में से छोड़ जो 2a, यानी कि ये हो गया 2 6 6a और माइनस का 2a। यहाँ ये बीच वाला माइनस आता है क्योंकि डिटर्मिनेंट ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस इसको कॉमन लिया, ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो 2 2 जो 4 4a माइनस 2a प्लस का 1, ये 1 बाहर लिया इस तरह से, तो 2a माइनस 3a। सॉल्व जब हमने इसको किया तो यहाँ पे 4a आया हमारे पास, माइनस यहाँ 2a आया और यहाँ पे माइनस a आया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दें तो 4a माइनस 2a माइनस a, तो हमारे पास a बचा और a नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब a नॉट इज इक्वल टू 0 है तो सीधा ही लिख देंगे कि फंक्शन इज कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन फंक्शन नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। अब आगे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो वो 2 स्टेप और हैं। 2 स्टेप क्या है, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करो, नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई इस बी से करो, 0 आता है। नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, सीधा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, सीधा ही लिख दोगे। 0 आ जाता है 2, या तो कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब हम इसके वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसने कहा अगले क्वेश्चनों में 7th से आगे कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड हमारे पास क्या था, हमने अभी सॉल्व किया था x = xa, और इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए आपको सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कैसे होगा देखिए। अब हम क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने क्या किया, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, ये हमारे पास इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसमें ए मैट्रिक्स अभी आपको पता लग गया होगा 5, 7, 2 और 3 है। इसमें एक्स मैट्रिक्स x और y है। इसमें बी मैट्रिक्स 4 और 5 है। ये हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखेंगे फंक्शन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा तो ही इसका सॉल्यूशन होगा, मैट्रिक्स मेथड तभी अप्लाई होगा। तो 5, 2, 7 और 3, तो 15 और 14 = 1 आया, नॉट = 0। सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। तो नाउ x = a इनवर्स और b, ये हमने बता दिया था, ये इनवर्स, ये मैट्रिक्स मेथड के लिए ये फॉर्मूला, मैट्रिक्स मेथड इसी को बोलते हैं। देखिए अब इसमें क्या करोगे, आपको a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स। तो a इनवर्स क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, ये इनवर्स होता है। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे हम, इसको बाद में अप्लाई करेंगे, पहले a इनवर्स निकालेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। अब कोफैक्टर यहाँ लिख देते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। एडजॉइंट निकालेंगे हम, तो कोफैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। कोफैक्टर है इसका, ये 3 आ गया, 1, 2 पे -7 आ गया, 1, 2, 1 पे -2 आ गया, और 1, 2, 2 पे 5 आ गया। तो इससे एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर आइए, 3, -7, -2 और 5। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें अगर 3, -7, -2 और 5, तो ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट, एडजॉइंट आ गया, हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटरमिनेंट इसका आया 1, तो 1/1, एडजॉइंट आया 3, -2, -7 और 5, तो इसका इनवर्स आ गया 3, -2, -7 और 5। अब इनवर्स अगर इसका ये आ गया तो हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हैं, x = a इनवर्स × b। तो इनवर्स है 3 -2 -7 और 5, b है हमारे पास, क्वेश्चन से b देखिए क्या था, b है 4 और 5, तो b और 4, 5 इसको लेंगे, 4 और 5 और मल्टीप्लाई करेंगे बस। मल्टीप्लाई 3 4 = 12, 2 5 = 10, 7 4 = 28, 5 5 = 25। तो सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ 2 आया, माइनस का 3 आया, 2 और -3 आया। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लो 2 और -3 आया तो x इधर, ये मैट्रिक्स तो हमारे पास x चल रही थी, तो x मैट्रिक्स की जगह मैट्रिक्स रख देते हैं, x और y, और = हमारे पास 2 और -3। तो इसका मतलब ये हुआ x = 2 आया, y = हमारे पास -3 आया। तो हमें x और y की वैल्यू क्वेश्चन में सॉल्व करनी, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, 7 था क्वेश्चन नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने, आपको कंसिस्टेंट अगर फंक्शन होता है कॉन्सिस्टेंट, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं। देखिए क्योंकि इसके बाद सारे क्वेश्चन देखिए एक जैसे क्वेश्चन है, अगर आप लोग खुद से एक बार इसको ट्राई कर लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप एक बार खुद से इनको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बस सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको कराते हैं। अब 14 क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। 14 में x - y - 2z = 7 और 3x 4y - 5z = -5 और 2x - y + 3z = 12। 14 हम और क्वेश्चन करा सकते थे, लेकिन सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको कुछ नहीं करना। इसमें से देखिए ए मैट्रिक्स अगर हम बनाएं, ए मैट्रिक्स हम आपको बना के दिखाते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 - 1 और -2,
3 4 माइनस का 5 2 माइनस 1 और 3, ये ए मैट्रिक्स हो गई। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड, ये हो जाएगी एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 7 माइनस 5 और 12, ये मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसका ए बाहर 1 बाहर और इस कॉलम को छोड़ दिया तो 12 4 3 4 3 12 और 5 1 5, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में डिटर्मिनेंट में माइनस होता है तो ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा। इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 3 3 9 3 3 9 5 2 10, माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस का 2, इस 2 को कॉलम को छोड़ो, इस रो को, 3 1 माइनस का 3 और माइनस का 8, यह है। सॉल्व करने पर यहाँ 7, यहाँ 19 और यहाँ 11 12 माइनस का 22, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 और 3 को ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर 22 यहाँ 19 और 50 कितना हो गया 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन तो कंसिस्टेंट है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है। और कॉन्सिस्टेंट है तो इसका मैट्रिक्स मेथड जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मेथड के लिए ये था x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। अब कुछ नहीं करना, ए इनवर्स क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एड जॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। ये निकालिए, ए का डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके हो। एड जॉइंट क्या होता है, एड जॉइंट हमारे पास होता है ए कोफैक्टर जो निकालोगे उनका ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सभी क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज में इसी के जैसे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए या इसको समझ लिया होगा तो पूरे क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। तो ये एक्सरसाइज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का नंबर लिख के आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। अदरवाइज पूरे क्वेश्चन 16 तक, 16 क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट 4 kg यूनियन और ऑनियन और 3 kg वीट और 2 kg राइस, तो इसको 4x लिख लीजिए, 3y लिख लीजिए और 2z लिख लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो इसकी क्वेश्चन इसमें यहाँ बनाऊँ तो 4x प्लस का 3y प्लस का 2z इज इक्वल टू 16, फिर 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। देखिए 2 ऑनियन 4 kg वीट और एक को x मान लीजिए, x को y, एक को z, तो ये इक्वेशन इसकी इक्वेशन बना लीजिएगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा यूजिंग मेथड। तो 4.6 एक्सरसाइज से अब ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे अपना डिफरेंशिएशन, और इसकी मिसलेनियस हम आपको बाद में सॉल्व करेंगे इसकी मिसलेनियस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी।